नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का हमारा जो बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए। अब क्या समस्या रहती है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए? जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि पढ़ा कैसे जाए, पढ़ा कैसे जाए, क्या पढ़ा जाए। तो इनमें से जैसे कि हम क्या करते हैं कि बाजार गए, बाजार से हम किताबें तो खरीद लाते हैं, पुस्तकें तो खरीद लाते हैं, कोई समस्या नहीं है। जो हमें कोई बता देता है कि हाँ, अक्सर क्या है कि वीडियो बने हुए हमें मिल जाएंगे जिसमें यह बताया जाता है कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए, किसके लिए कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आप वो पुस्तकें नोट करते हैं, बाजार में जाते हैं, उन पुस्तकों को खरीद लाते हैं और पढ़नी चाहिए, मतलब आप क्या करते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन पढ़ने के बावजूद भी बहुत से विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि बहुत अधिक किताबें पढ़ने वाले, प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ने वाले भी मेरिट में पिछड़ जाते हैं और कुछ थोड़ी सी पुस्तकें पढ़ने वाले मेरिट में आगे निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब हम कहे अनुसार, क्योंकि जो बड़े विद्वान है ना, वो क्या है कि थोड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ध्यान रहता है कि हाँ ऐसा करना चाहिए। जैसे ये वाला हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए, वो वाला हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए, वो पुस्तक पढ़नी चाहिए, वो भी पुस्तक पढ़नी चाहिए। छोटी बात तो कैसे करेंगे? अब कोई ऐसे तो क्यों कहेगा कि गाइड पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने से तात्पर्य है कि बड़ी बड़ी बातें कर दी जाती है, बड़ी बड़ी किताबें दे दी जाती है। अब जो बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, अच्छा समय दे रहा है और बहुत अच्छा विद्यार्थी है, तो वो क्या करता है, वो किताबें खरीद लाता है और उन गुरुजन के कहे अनुसार उन किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है। अब समस्या कहाँ आ जाती है कि किताबें पढ़ने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, और कुछ विद्यार्थी वो देखता है कि जो जिनके पास किताबें नाम मात्र की किताबें हैं लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या समस्या रहती है? समस्या ये रहती है कि किताबें तो हम ले आए, लेकिन उन किताबों को पढ़ना कैसे है ये हमें नहीं आता। तो प्रत्येक जो पुस्तक रहती है उसको पढ़ने का एक अलग तरीका रहता है। जैसे कविता है तो कविता को आप अलग तरीके से पढ़ेंगे, नाटक है, नाटक को अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, उपन्यास को अलग तरीके से, कहानी को अलग तरीके से, रेखा चित्र को अलग तरीके से, संस्मरण को अलग तरीके से, हर जो विधा है उसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है। उसी तरह जो पुस्तकें होती हैं उन सभी को भी अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, जो मौलिक पुस्तकें हैं, उनको देखकर देखा जाता है कि इसको किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। और वो कब पता चलता है? जब हम उस मौलिक पुस्तक को 3 बार पढ़ चुके होते हैं, तब जाकर हमारे समझ में आता है कि आखिर इस पुस्तक में लिखा क्या है और इसको किस तरह से पढ़ना चाहिए था, और मैंने उस तरह से पढ़ा नहीं इसलिए समझ में नहीं आया। तो आज मैं ऐसी ही एक पुस्तक लेकर आया हूं जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण की बात करें तो इस कड़ी के अंदर हमारे पास कुछ पुस्तकें आती है हिंदी साहित्य के इतिहास की। हिंदी साहित्य के इतिहास की कड़ी में हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के बारे में जैसा कि बच्चन सिंह कहते हैं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को छोड़कर लिखा जा सकता है और न उसे लेकर लिखा जा सकता है, तो उसी तरह से न तो उसे छोड़कर चयन करवाया जा सकता है और न उसे लेकर चयन करवाया जा सकता है। अगर कोई ये सोचे कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लूंगा और मेरा चयन हो जाएगा, तो ये आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखा ही छायावाद तक है। और आधे से अधिक प्रश्न कहाँ से आते हैं? आधे से अधिक प्रश्न तो कहाँ से आते हैं? आधुनिक काल से आते हैं। आधुनिक काल में पहुंचने से पहले पहले तो उनका इतिहास बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है वो है डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज मैं डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास को आप कैसे पढ़ेंगे वो बताने का प्रयास करूंगा। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कहीं कोई समस्या क्रिएट ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसे हम ये मान लेते हैं कि ये डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, जबकि नगेंद्र ने लिखा नहीं है, उन्होंने इसे संपादित किया है। क्या किया है? इसे संपादित किया है। इसका संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने
किया है। और संपादन कब किया जाता है? संपादन तब होता है जब उसमें लिखा हुआ जो मैटर होता है उसमें कुछ हमारा होता है, बाकी सभी किसी और का होता है, और उस मैटर को हम उसके नाम से ही संपादित लिखते हैं उसमें। जैसे कहानी संग्रह, कहानी संग्रह मेरा कहानी संग्रह तो सारी कहानियां मेरी होंगी, लेकिन अगर मैं संपादन कर रहा हूं तो उसमें 1 या 2 कहानियां मेरी हो सकती है, बाकी कहानियां अन्य रचनाकार की होगी, और उनके बारे में शुरुआत में लिखा जाता है कि कौन सी कहानी किसकी है। उसी तरह डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें प्रारंभ में लिखा गया है कि संपादक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है, और सह संपादक डॉक्टर हरदयाल है। डॉक्टर हरदयाल है, डॉक्टर हरदयाल है। अब सबसे बड़ी बात इस हिंदी साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी बात यह है कि इसको संपादन करने के लिए जिस विधा में जिस साहित्यकार को महारत हासिल थी उसी को लिया गया है। जैसे हम इसकी भूमिका की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने स्वयं लिखी है। उसके बाद हिंदी भाषा उद्भव और विकास, विकास और स्वरूप इसका एक टॉपिक है, उसको लिखा है। किसने लिखा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। अगर भाषा की बात आती है तो भाषा वाला जो टॉपिक है, जो बिंदु है, वो किसने लिखा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है। अब प्रेमाख्यान काव्य के बारे में, प्रेमाख्यान सूफी काव्य के बारे में जो बिंदु है वो किसने लिखा है? गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। उसी तरह आदिकाल रामगोपाल शर्मा दिनेश ने लिखा है। अब भक्तिकाल, भक्तिकाल में सर्वश्रेष्ठ भक्तिकाल के बारे में जिसको ये माना जाता है कि उन्होंने भक्तिकाल के बारे में सर्वश्रेष्ठ व्याख्यान दिया है, सर्वश्रेष्ठ लिखा है, तो वो है परशुराम चतुर्वेदी। तो उन्हीं का इन्होंने भक्तिकाल लिया है। उसी तरह हम बात करें कि उनके अलावा कौन है? विजेंद्र स्नातक है। जैसे वो है ना 16 खंडों वाला हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास जो है, तो उसी तरह से उसमें भी इन्हीं लोगों ने लिखे हुए हैं, और वहीं से इन्होंने उन लोगों से ही ये मैटर इन्होंने उठाया है विशेषकर। उसी तरह हम इसमें देखते हैं रीतिकाल। रीतिकाल के बारे में कौन थे? भगीरथ मिश्र। रीतिकाल में अगर कोई महत्वपूर्ण रचनाकार माना जाता है तो भगीरथ मिश्र माने जाते हैं, उन्हीं को इन्होंने लिया है। मुख्य बता रहा हूं मैं आपको। अब हम बात करते हैं गद्य युग की। तो गद्य युग से संबंधित जो मैटर है वो किसने लिया है? किससे लिया गया? रामचंद्र तिवारी और गोपाल राय से। तो इस तरह से ये जो महत्वपूर्ण कृष्णदत्त पालीवाल भी लिया गया है। ठीक है, तो ये तो है, आपको बताना चाहता हूं कि रचनाकार जिन्होंने रचनाएं लिखी है और उनकी रचनाओं को, उनके लेखों को इसमें संपादित किया गया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसको पढ़ा कैसे जाए? पढ़ने में क्या समस्या रहती है कि जब हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो रीतिकाल तक तो हमें कोई समस्या नहीं आती है। कहां तक? रीतिकाल तक तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। कहां तक? रीतिकाल तक। रीतिकाल तक हमें कोई समस्या नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि रीतिकाल तक के जो रचनाकार हैं, जितने भी रचनाकार हैं, उनको डॉक्टर नगेंद्र ने एक ही जगह लिखा है। अगर रीतिकाल में किसी व्यक्ति का विवरण दे रहे हैं तो वो रीतिकाल में खत्म हो जाता है। कुछ एक को शायद आधुनिक काल में जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं। भक्ति काल का कोई है तो उसको भक्ति काल में उसको फिनिश कर देते हैं। अब आती है बात रीतिकाल के बाद है आधुनिक काल की। किसकी बात आती है? आधुनिक काल की। अब आधुनिक काल में क्या समस्या क्रिएट हो जाती है? आधुनिक काल में एक समस्या आ जाती है। वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है, थोड़ा ध्यान लगा लेना, अगर आपके पास डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है, नहीं है तो ले आना। आधुनिक काल, आधुनिक काल में क्या समस्या आ जाती है? आधुनिक काल को अनेक भागों में बांटा गया है, जैसे भारतेंदु युग, ठीक है, फिर द्विवेदी युग, छायावाद, छायावादोत्तर। इसी तरह भारतेंदु काल को भी अनेक भागों में बांटा गया है, जैसे काव्य, फिर नाटक, उपन्यास, निबंध, मतलब पत्र पत्रिकाएं, आलोचना वगैरह सभी विधाओं में बांटा गया है। अब यहां आकर एक समस्या क्रिएट हो जाती है, तो मैं उस समस्या से निजात दिलाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या समस्या हो जाती है, मैं समस्या के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उस समस्या से आपको निजात कैसे मिल सकती है। उस समस्या से निजात कैसे मिलेगी? जैसे भारतेंदु काल, समस्या क्या है कि भारतेंदु काल है। अब भारतेंदु काल के जो रचनाकार है, जैसे एक रचनाकार लिया, उस रचनाकार के क्या उसकी काव्य रचनाएं है, वो तो यहां आ जाएगी। जैसे भारतेंदु है, भारतेंदु की काव्य रचनाएं यहां आएगी, सबसे पहले आ जाएगी। अब 5 या 7 पृष्ठ छोड़कर फिर क्या आएगा? नाटक आएगा। फिर भारतेंदु के नाटक यहां आ जाएंगे, फिर 5-7 पृष्ठों तक या 10 पृष्ठों तक नाटक चलेंगे। फिर भारतेंदु जी ने अगर कोई उपन्यास लिखा है तो वो यहां आएगा 10 पृष्ठ बाद। फिर उन्होंने कोई निबंध लिखे हैं तो वो 10 पृष्ठ बाद यहां आएगा।
ठीक है। फिर उन्होंने कोई आलोचना लिखी है तो वो फिर आलोचना आएगी, फिर उन्होंने कोई पत्र पत्रिका लिखी है तो फिर वो आएगी। तो ऐसे करते करते भारतेंदु जो थे, भारतेंदु को कितने पृष्ठों में बांट दिया उन्होंने? भारतेंदु को 50 पृष्ठों में बांट दिया। अब यह कहानी यहां भी नहीं रुकती है। अगर भारतेंदु जी का जीवन आगे तक चलता है तो वो फिर छायावाद में भी आ जाते हैं। उनकी रचनाएं जो छायावाद काल में हुई है उनको छायावाद काल में पढ़ना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विद्यार्थी को अच्छे से याद ही नहीं रह पाता कि भारतेंदु जी ने क्या क्या लिखा था या राधा कृष्णदास जी ने क्या क्या लिखा था, क्योंकि प्रत्येक रचनाकार को इनमें बांट दिया। इनमें बांटने की वजह से क्या हुआ कि वो अनेक तरह से मतलब विभाजित हो गए। अब एक बात और है, रचना काल की दृष्टि से लिया गया कि जो रचना काल भारतेंदु काल का इन्होंने रखा है उसी रचना काल में ये रचनाएं उस रचनाकार की आती है तो ठीक है, नहीं तो वो किस में चली जाएगी? द्विवेदी युग में चली जाएगी। अब हम देखते हैं कि एक रचनाकार को लेते हैं, उस रचनाकार के नाटक क्या है कि भारतेंदु काल में आते हैं, ठीक है। अब शेष नाटक जो लिखे उसने किस में लिखे, कौन से काल में लिखे? द्विवेदी युग के काल में लिखे, तो वो द्विवेदी युग में आ जाएंगे। अब इस रचनाकार के उन नाटकों को कितना समय लग गया? कम से कम 100 पृष्ठ का या 50 पृष्ठ का 70 पृष्ठ का अंतर आ जाता है, ठीक है, नाटकों में, केवल नाटक विधा में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? या तो हम रचनाकार के हिसाब से पढ़े कि रचनाकार पढ़ा हमने, भारतेंदु लिया, नोट्स बनाने हैं तो भारतेंदु लिया, भारतेंदु का काव्य पढ़ा पहले नगेंद्र से। अब काव्य के बाद आइए नाटक में, बाकी को छोड़ दीजिए, सारा मत पढ़िए, बाकी कुछ भारतेंदु पढ़िए। भारतेंदु पढ़ने के बाद नाटक में जाइए, नाटक में भारतेंदु को ढूंढिए, फिर भारतेंदु के नाटक लिखिए, फिर नाटक से उपन्यास में जाइए, उपन्यास में भारतेंदु के उपन्यास ढूंढिए, है तो इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे और वो परमानेंट बन जाएंगे, वो आपको याद रहेंगे। और इस तरीके से पढ़ेंगे जैसा नगेंद्र में लिखा है तो वो कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। अब फिर क्या आता है कि आपने सोचा कि आपने काव्य पढ़ना है। अब काव्य आपने पहले पढ़ा भारतेंदु काल का, अब आपने द्विवेदी काल का पढ़ना है। आप ढूंढोगे कहाँ है द्विवेदी काल, कहाँ है द्विवेदी काल, ऐसे ढूंढोगे। तो ऐसा मत करो, जिस दिन आप पढ़ रहे हो एक बार आपने ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद आप क्या करो कि द्विवेदी काल कितने नंबर पर है। द्विवेदी काल है जैसे 343 पर, तो आप यहां लिखो शेष 343। अब सीधा आप 343 पृष्ठ संख्या पर आओगे द्विवेदी काल के काव्य पर। अब द्विवेदी काल का काव्य जहां खत्म होता है वहां छायावाद का लिखो कि छायावाद कहां होता है? 420 पर, तो पृष्ठ संख्या 420। इस तरह से फिर आप नाटक पढ़ रहे हो, भारतेंदु काल के नाटक पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले नाटक में लिखो, यहां नाटक में जो भी पृष्ठ संख्या आगे है द्विवेदी युग की वो यहां लिख लीजिए पृष्ठ पर। तो उससे क्या रहेगा कि जब आप नाटक पढ़ रहे होंगे, जैसे कि मैंने किसी नाटक के बारे में बताया आपको कि ये नाटक किसका है, अब आपने क्या किया, जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं वो ऐसा काम करते हैं। अब मैंने किसी नाटक के बारे में बताया, आपने भारतेंदु काल में नाटक ढूंढे, भारतेंदु काल में नाटक ढूंढे, वो नाटक नहीं मिला, ना ही नाटककार मिला, फिर आप क्या करेंगे? द्विवेदी युग में ढूंढेंगे। अब द्विवेदी युग में ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले द्विवेदी युग ढूंढना पड़ेगा, फिर द्विवेदी युग के बाद द्विवेदी युग में नाटक कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। और जल्दबाजी में आप कभी आगे जाएंगे कभी पीछे जाएंगे, क्योंकि जिस पर नाटक लिखा हुआ है वो एक पेज आपके हाथ से निकल गया तो फिर आप उसको बार बार ढूंढते फिरेंगे जल्दबाजी में। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो भारतेंदु युग के नाटक थे वहां आप पृष्ठ पर लिखोगे शेष, आगे पृष्ठ संख्या लिख दोगे, आप वो सीधा उस पृष्ठ संख्या पर जाइए, आपको द्विवेदी युग के नाटक मिलेंगे। द्विवेदी युग का जो नाटक है वहां शेष का लिख दीजिए। इसी तरह प्रत्येक विधा को आप इस तरह से नेक्स्ट या शेष लिख कर याद कर सकते हैं। इस तरह से प्रत्येक विधा की एक कड़ी बन जाएगी। और आप चाहें तो गद्य विधा को इसी तरीके से याद किया जा सकता है। गद्य विधा को अलग से याद कर सकते हैं, तो इसी तरह से कि पहले भारतेंदु काल में कौन कौन से नाटक लिखे गए, उसके बाद सीधा द्विवेदी युग में कौन से लिखे गए, और उससे वो जुड़ भी जाते हैं। तो इस तरीके से आप अगर नगेंद्र का इतिहास पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, विशेषकर आधुनिक काल के लिए। और जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात बताऊं तो उसके लिए अलग से बिंदु बताया गया, उसमें विस्तार से किस किस की क्या विशेषता है वो बताएंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है,
बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास है, 2 भाग है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का इतिहास है और राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो प्रमुख रूप से ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये लाकर आप अपने पास रख लीजिए। ये 4-5 जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी 3 आ जाते हैं, आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 3 है। वो भी आप छोटे-छोटे हैं, वो भी आप लाकर रख सकते हैं। ये लाकर रखिए, लेकिन इनको पढ़ने आपने कौन से है, पढ़ने विशेष रूप से डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास और रामचंद्र शुक्ल का इतिहास। इसके अलावा जब भी आपको मौका मिले, किसी बिंदु में आप रिलैक्स होकर पढ़ रहे हो, मान लो आप छायावाद पढ़ रहे हो, आपका मन किया कि बच्चन सिंह में से देखते हैं छायावाद क्या कहते हैं बच्चन सिंह, अब बच्चन सिंह को पढ़िए। अब बच्चन सिंह को पढ़ते वक्त आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बच्चन सिंह को पढ़ते वक्त आपको कोई ऐसी अच्छी चीज़ लगती है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, बाकी उसको ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हालांकि बच्चन सिंह से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसी तरीके से आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदैव आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।